हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर 2। उसमें हमने पढ़ लिया था विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, विभव प्रवणता क्या होती है। विभव का बेसिक फार्मूला भी हमने ज्ञात कर लिया था कि V बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो आप उसी को आगे चलते हुए हम कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए देखते हैं ये कैसे करते हैं। मान लेते हैं ये एक बिंदु है जहाँ पर एक धन आवेश +q रखा हुआ है। इससे r दूरी पर एक बिंदु A है तथा इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है B। ये जो r दूरी है यहाँ से यहाँ तक। अब हमें चूंकि विभवांतर का मान वैद्युत क्षेत्र के संबंध में ज्ञात करना है, इसीलिए हमने +q आवेश भी दिखाया और इससे कुछ दूरी पर दो बिंदु ले लिए। r दूरी पर दो बिंदु ले लिए। अब अगर हमें कहा जाए कि इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसका विभव माइनस इसका विभव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विभवांतर आ जाएगा। तो आइए हम करते हैं, माना लिखते हैं, माना बिंदु B पर विभव VB, बिंदु B पर विभव VB तथा बिंदु A पर विभव VA है। बिंदु B पर विभव VB तथा बिंदु A पर विभव VA है। तो A से B के बीच विभवांतर बिंदु B से A के बीच, B से A के बीच विभवांतर क्या होगा भाई, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB, और आप जानते हैं कि विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश यानी W/Q। तो हम लिखेंगे W कहाँ से कहाँ, B से A अपान, वहाँ पर हमने प्लस चार्ज Q0 रखा हुआ है तो क्या लिखा हमने, Q0। ये हो गया समीकरण हमारा 1। अब जानते हैं कि जो विभवांतर होता है आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। अब यहाँ पर समझिएगा बात को, यहाँ से Q0 को हम यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे और जो कार्य होगा उसको अगर हम Q0 से भाग दे देंगे तो हमारा विभवांतर आ जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक सीधे आप कार्य नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर कार्य का मान बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसके कारण जो बल का मान है, लगने वाला बल का मान जो है इसके विपरीत दिशा में लगेगा, जिससे प्रत्येक बिंदु पर कार्य का मान बदल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो अभी तक जो हम काम करते आ रहे थे वही करेंगे कि हम एक बहुत ही छोटी सी एकांक दूरी के लिए कार्य निकाल लेंगे। और जब एकांक बहुत ही छोटी सी दूरी के लिए कार्य निकाल लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी का निकालना होगा तो उसका हम समाकलन कर देंगे तो हमें पूरी दूरी का कार्य आ जाएगा। तो वही से हम काम करते हैं, मानते हैं कि एक बिंदु इस बीच में है C
सी बहुत ही अल्प दूरी है, जिसको हम नाम दे दिए कि ये दूरी क्या है, डी आर है, डी आर है। तो अल्प दूरी है, तो अल्प दूरी के लिए ले जाने के लिए कार्य भी क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा कार्य होगा। तो हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू, तो आप लिखेंगे माना Q0 आवेश को B से C तक ले जाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू। अब कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, यानी W बराबर होता है F इंटू डी। डी क्या होती है, विस्थापन होता है। अब देखिए विस्थापन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो रहा है, तो ये डी आर है, डी आर दूरी विस्थापित हो रही है। तो हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बराबर F इंटू डी आर, क्या F इंटू डी आर। चूंकि डी आर विपरीत दिशा में चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस डी आर लगा देंगे। ये डी डब्ल्यू बराबर हो गया माइनस एफ इंटू डी आर। अब आप ये भी जानते होंगे कि चूंकि एफ बराबर होता है Q इंटू ई, यानी Q0 इंटू ई, तो एफ का मान अगर हम यहाँ पर रख दें तो डी डब्ल्यू बराबर हो गया माइनस Q0 ई डी आर। ये तो हो गया B से C तक एक सूक्ष्म दूरी तय करने में किया गया कार्य, डी डब्ल्यू बराबर Q0 ई डी आर। हमें तो चाहिए B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, और जब कार्य आ जाएगा तो उसमें आवेश से भाग दे देंगे, तो हमारा विभव का भी मान आ जाएगा। हम लिखेंगे बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य। तो क्या करेंगे, अब पूरी दूरी के लिए तुम सीधा सा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो W बराबर मान लेते हैं, W कहाँ से कहाँ तक, B से A तक, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। अब देखो डी डब्ल्यू, अगर यहाँ पर हम डब्ल्यू बी ए की अगर लिमिट लगाना चाहें तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, माना अगर हम ये मान लें कि जो हमारा बी बिंदु है जहाँ पर क्यू आवेश रखा है वो अनंत पर है, तो माना बी अनंत पर है, और आप जानते हैं अनंत पर विभव का मान शून्य होता है। अनंत पर हो तो Vv बराबर, तो यहाँ पर विभव का मान शून्य हो जाएगा। तो अब हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, शून्य से r दूरी तक, यानी शून्य से r दूरी तक, या अनंत हमने मान लिया तो अनंत से r दूरी तक हम क्या लिखेंगे, W बी ए बराबर, यहाँ लिमिट क्या लगाएंगे, हमने क्या मान लिया, b किस पर है, अनंत पर है, लिमिट हमारी हो जाएगी अनंत से कहाँ से कितनी दूरी तक, तो Q आवेश से r दूरी तक, यानी r। अब क्या हो गया, ये डी डब्ल्यू। अब यहाँ पे आप इसका डी डब्ल्यू का मान रख दीजिए, तो डब्ल्यू बी ए बराबर माइनस Q0 ई डी आर। इसको आप समीकरण मान लीजिए 2, इसको समीकरण मान लेते हैं 2। अब समीकरण 1 में 2 का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में 2 का मान
हमने मान लिया बी बिंदु अनंत पर है, तो बी भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अनंत पर क्या होता है, विभव का मान शून्य होता है। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए बी ए माइनस 0 बराबर माइनस Q0 ई डी आर, और बटा Q0 है यहाँ पर भी, तो गुणा 1 बटा Q0, ये कट गया, तो हमारा बच्चा बी ए बराबर माइनस ई डी आर। वैद्युत क्षेत्र के पदों में विभवांतर का मान v बराबर हो गया माइनस ई डी आर। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, v बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डी आर। तो ये था वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव। इसका प्रयोग हम आगे करेंगे इस सूत्र का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र ये हमारा निकल के आया सामने कि विभव का मान वैद्युत क्षेत्र के पदों में हम कैसे रखेंगे। तो v बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डी आर। आगे हम आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये हम ठीक वैसे ही ज्ञात करेंगे जैसे हमने गोलीय कोश के कुछ बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। अगर आपको याद हो तो वहाँ हमने 3 केस लिया था। हमने कोश के बाहर किसी बिंदु पर, कोश के पृष्ठ पर और कोश के आंतरिक बिंदु पर हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला था। तो सेम वही काम हम यहाँ भी करेंगे कि कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर और कोश के आंतरिक बिंदु पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए, हम मानते हैं कि ये हमारा एक गोलीय कोश है। गोलीय कोश का मतलब एक खोखला गोला, हमने आपको पहले ही बता दिया, एक खोखला गोला जैसे टेनिस की बॉल होती है। इस पर अगर हमने प्लस आवेश दिया तो ये चारों तरफ मान लेते हैं एक समान रूप से वितरित हो गई। अब हम मान लेते हैं इसका ये केंद्र है O और इसकी ये रेडियस R है, और हम मानते हैं कि यहाँ से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु A है। यहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब मान लेते हैं ये यहाँ पर एक धनावेश Q0 रखा है। अब देखिए, इस गोलीय कोश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस बिंदु पर, वो पृष्ठ के लंबवत होगी। तो पृष्ठ के लंबवत यानी ये होगा वेक्टर E की दिशा। अगर विस्थापन वेक्टर R की बात करें, दूरी ये विस्थापन R की, तो इसकी भी दिशा यही होगी, यानी R कैप ही होगा। ये हम सारी चीज़ें हमने आपको पिछले क्लास में डिटेल में बता चुके हैं। तो आइए आप जानते हैं कि V बराबर होता है माइनस ई डी आर। चूँकि E और R के बीच कोण 0 है, यानी अगर आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 0, तो V बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई डी आर। ये भी बराबर हो गया माइनस ई डी आर। अब आप थोड़ा सा अपने आप को फिर पीछे रिकॉल कीजिए, तो आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो आप लिखेंगे गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर, इसको आप समीकरण 1 मान लेते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर। अब हमें करना कुछ नहीं है, E का मान हम समीकरण 1 में रख दें, तो आप लिखेंगे E का मान
समीकरण 1 में रखने पर, ई का मान समीकरण 1 में अगर रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, b बराबर माइनस ई की जगह हम क्या लिखेंगे 1/4 Q/r² और डी आर। तो b बराबर हो गया माइनस Q/4 बाहर आ जाएगा और डी आर यानी आर के पदों में जो पद हैं वो अंदर रह जाएंगे। तो 1/4 Q अंदर, Q को Q0 कर लीजिए, 1/r² डी आर, 1/r² डी आर। अगर इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 1/4 Q/r। v बराबर 1/4 Q/r। तो आप देख रहे हैं कि ये वही सूत्र आ गया जो हमने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात किया था। तो हम कह सकते हैं कि गोलीय कोश के पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान वही होता है जो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान होता है। अर्थात गोलीय कोश जो होता है वो गोलीय कोश जो होता है वो बिंदु आवेश की तरीके से व्यवहार करता है। इससे हमें ये तो सीख मिली कि v बराबर 1/4 Q/r। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो गोलीय कोश है वो बिंदु आवेश की तरीके से व्यवहार करता है। ये तो हमारी पहली कंडीशन थी पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बाहर। अब दूसरी कंडीशन हम लेते हैं पृष्ठ पर। पृष्ठ पर हम कोई बिंदु ले लेते हैं और अब की बार देखिए ये मान लेते हैं पृष्ठ है और इसको मान लेते हैं b। तब देखो ये दूरी बराबर इसके, ये दूरी बराबर इसके। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिज्या ही हैं। तो हमने अभी सूत्र क्या निकाला, v बराबर 1/4 Q/r है। r क्या था, इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी। अब की बार हमारा बिंदु कौन सा है, यहाँ पर है, तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी यानी लिख सकते हैं OB। अब OB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। ये हो गया Q/r। ये क्या हो गया Q/r। तो ये दो कंडीशन हमने ली, एक पृष्ठ के बाहर एक पृष्ठ पर। अब तीसरी कंडीशन हमारी बनती है कि पृष्ठ के आंतरिक भाग पर। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए अब तीसरी कंडीशन हम देखते हैं। अब की बार हम पृष्ठ के अंदर यानी ये पॉइंट को ले लेते हैं C और इसकी दूरी हम मान लेते हैं r है। इसकी दूरी हम मान लेते हैं r है। तो अब देखिए अगर इसको हम अनंत पर मान लें तो यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट। तो हम पृष्ठ के बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं E1 है और पृष्ठ के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र है उसको हम मान लेते हैं E2 है। तो अब देखिए हमारा पहले आवेश यहाँ पर था, अब की यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ तक यानी इनफाइनाइट से -r तक। v बराबर क्या होता है भाई, अभी हमने निकाला E/d r। v बराबर क्या होता है, -e इंटीग्रेशन ऑफ -e/d r। अब की बात देखिए ये अनंत से r दूरी तक, अनंत से r दूरी तक यहाँ ये डायरेक्ट नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में पृष्ठ आ जा रहा है, यानी
ये एक बार यहाँ से यहाँ तक हम निकालेंगे और फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक हम विभव का मान निकालेंगे, क्योंकि बीच में पृष्ठ आ जा रहा है तो सिंपल सी बात है विभव के मान में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो इसीलिए हमने माना कि पृष्ठ से बाहर वैद्युत क्षेत्र E1 था और पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र E2 था। तो अब इसी इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में अगर तोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, पहले हम अनंत से कैपिटल R दूरी तक, अनंत से कैपिटल R दूरी तक, और वहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या मानना है, E1, हो जाएगा E1 dr, फिर माइनस प्लस यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस होता है तो हम ले रहे हैं माइनस E2 dr, और अब की बार कहाँ से, कैपिटल R से स्मॉल r तक। ये हो गया v का मान। अब देखिए v बराबर हो गया माइनस इनफाइनाइट r E1 dr प्लस 0 क्यों हुआ, याद कीजिए फिर से पहला चैप्टर, तो हमने कहा था गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। गोलीय कोश के भीतर E बराबर 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः E2 बराबर 0, तो ये क्या हो गया, V बराबर माइनस इनफाइनाइट R E1 dr। अब आप चूंकि आप लिखेंगे चूंकि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R होता है। इसको समीकरण 1 रख लीजिए। तो E का मान अगर हम इसमें रखें, E का मान समीकरण 1 में रखने पर E का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए E का मान समीकरण 1 में रखेंगे, सिंपल सा, कुछ करना ही नहीं है। V बराबर, ये क्या था भाई, इनफाइनाइट से R, बाहर माइनस था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R इंटू dr। ये सारा चीज बाहर आ जाएगा, केवल अंदर क्या रह जाएगा, V बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q R, और नीचे क्या बचा, 1/r dr, 1/r dr। ओह सॉरी, ये स्क्वायर होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, वेरी सॉरी, स्क्वायर हुआ। अब देखिए V बराबर हो गया ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा 1/r 0 to r माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस 1/r 0 to r, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो V बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा कैपिटल R। हम लिमिट रखेंगे 0 से R की, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। अभी देखिए कुछ देर पहले ही अभी हमने सूत्र निकाला था कि गोलीय कोश के पृष्ठ के पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R, और हमने गोलीय पृष्ठ के अंतर भी किसी बिंदु पर अगर विभव का मान निकाला तो वो भी सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि गोलीय पृष्ठ के आंतरिक भाग में किसी बिंदु पर, यानी गोलीय पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान वही होता है जो गोलीय पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विभव का मान होता है। ये दोनों समान ही होते हैं। गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, लेकिन वैद्युत विभव का मान 0 नहीं होता है। वैद्युत विभव का मान हमने ये अभी निकाला है,
तो एक तो सीधा सीधा सबसे बड़ा अंतर यही है कि अगर कोई गोलीय कोष है उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान तो शून्य होगा, लेकिन वैद्युत विभव का मान शून्य नहीं होगा। हमने आपको पहले ही बताया था, पहले ही क्लास में बताया था कि जब भी किसी ठोस को आवेशित किया जाता है तो सारा आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, उसके भीतर कोई आवेश नहीं रह जाता। जब आवेश नहीं रहता है तो इसीलिए कोई वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होता है, लेकिन वैद्युत विभव का मान होता है। वो किसके बराबर होता है? वो सेम उतना ही होता है जो उसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर होता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार अपने से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ खास नहीं है। अगर आपने वैद्युत क्षेत्र निकाला था तो सेम उसी पदों में वैद्युत विभव भी हम निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।